बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 कौन से हैं? बेस्ट एसआईपी प्लान फॉर 2024 कौन से हैं? देखो, अब ऑलमोस्ट 2025 आने को चला है, तो हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 भी चर्चा करेंगे। आज आपको एग्जैक्टली मैं वो म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो टॉप परफॉर्मिंग है, सबसे तगड़ा मुनाफा दे रहे हैं हर मेजर कैटेगरी में। लेकिन उसके साथ ही आपको म्यूचुअल फंड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको एडवांस चीज़ें भी समझने आने लगेंगी। अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 का माहौल चल रहा है। कुछ कह नहीं सकते कि अभी कौन जीतेगा, और इससे मार्केट पर जोरदार इफेक्ट पड़ रहा है और रिजल्ट्स आने के बाद और भी पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, जहां पर यूएस इलेक्शन 2024 का हमारी स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे आप म्यूचुअल फंड से, भले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ना पता हो अभी, फिर भी 15% या उससे ज़्यादा एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अल्टीमेट गाइड होने वाला है आपका, तो इसे पूरा देखें शुरू से एंड तक, कुछ भी स्किप मत करना। तो पहले हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा ओवरऑल जान लेते हैं। अगर किसी को कोई बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड क्लियर ना हो तो वो उस चीज़ में उसको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर लेते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर सारे इन्वेस्टर अपना पैसे को इकट्ठा करते हैं और एक फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर अदर सिक्योरिटीज़ में। इनके मेनली दो प्रकार होते हैं। व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। शिट मैन। कौन से हैं? बेस्ट एसआईपी प्लान फॉर 2024 कौन से हैं? सारे में, हाँ ऐसे ही है। मैं समझ गया क्या करना है मुझे। पहले मुझे पूरा अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड करना है, फिर ऑडियो को प्ले करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, दोनों को मैच कर देना है, खत्म। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 कौन से हैं? बेस्ट एसआईपी प्लान्स फॉर 2024 कौन से हैं? देखो, अब ऑलमोस्ट 2025 आने को चला है, तो हम सिर्फ 2024 के लिए नहीं 2025 की ही बात कर रहे हैं मेनली। आज मैं आपको एग्जैक्ट वो म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो अभी टॉप परफॉर्मिंग है अपनी कैटेगरीज में, और उनके साथ मैं आपको म्यूचुअल फंड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट इतना क्लियरली समझा दूंगा कि आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको एडवांस चीज़ें भी बिल्कुल अच्छे समझ आने लगेंगी। देखो, अभी यूएस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 का माहौल है। कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा, क्योंकि ट्रंप और हैरिस में बहुत तगड़ी की कंपटीशन चल रही है और इससे मार्केट पर भी जोरदार असर पड़ रहा है। और रिजल्ट एक बार जब आएगा इलेक्शंस का, तो उसके बाद भी और रिजल्ट्स और इफेक्ट भी पड़ेगा। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, जहाँ पर हम यूएस इलेक्शंस 2024 का हमारी स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा उसको डिस्कस करेंगे, और हमें क्या करना चाहिए एज अ नुन्नू इन्वेस्टर, मेरा मतलब एज अ नन्ना मुन्ना इन्वेस्टर, वो भी हम देख लेंगे।
बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024, बेस्ट एसआईपी प्लान्स फॉर 2024। देखो अब ऑलमोस्ट 2025 आने को चला है, तो हम एक तरीके से 2025 की ही बातें कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि अपनी फील्ड में, अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग हैं, और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको एडवांस कंसेप्ट भी खुद ही समझ आ जाए। देखो अभी यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024, बेस्ट एसआईपी प्लान्स फॉर 2024 कौन से हैं, आज हम ये जानने वाले हैं। देखो अभी ऑलमोस्ट 2025 आने वाला है, तो हमारा व्यू 2025 के लिए भी खुला रहेगा। और आज मैं आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे सजेशन में बेस्ट हैं अपनी हर कैटेगरी के हिसाब से। उसके साथ ही मैं आपको म्यूचुअल फंड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको आज के बाद एडवांस चीज़ें तक समझ आने लगेंगी अपने यहाँ भी। देखो अभी यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 का माहौल चल रहा है और ट्रंप और हैरिस में बहुत तगड़ी कंपटीशन चल रही है, तो हमें पता नहीं अभी कौन जीतने वाला है। उसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ने लग चुका है और आगे जाके और पड़ेगा जब एक्चुअल में रिवील हो जाएगा कि कौन जीता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि क्या पोटेंशियल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट पे इलेक्शंस की वजह से, और अभी क्या पड़ रहे हैं और ऐसा क्यों होता है इन जनरल। तो पहले हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर लेते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। देखो ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं और फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटीज़ में। इनके मेनली दो प्रकार होते हैं अगर मैनेजमेंट की बात करी जाए तो, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स सिलेक्ट करता है। ये फंड्स हाई रिटर्न्स देने का प्रॉमिस करते हैं और इसलिए इनकी फीस भी ज़्यादा होती है। मान लो आपने एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया, तो अगर आप मार्केट में कुछ मेजर चेंजेस होते हैं तो आपको उनका फ़ायदा और नुकसान डायरेक्टली मिल जाता है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो कि मार्केट इंडाइसेस, यानी कि वो जगह जहाँ पे देश के सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उनको ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। यहाँ पे फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, फिर होती ही नहीं है। तो भाई सुनने में, देखने में अच्छा लगता है कि वाह मेरे फंड का कोई मैनेजर होगा, वो देख रेख करेगा फंड की, वो सारे डिसीजन लेगा, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा। थॉट प्रोसेस सही है, बट हिस्टोरिकल डेटा कुछ और कहता है। वो बताता है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली पैसिव म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स को मैच भी नहीं कर पाते। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा पैसिव म्यूचुअल फंड्स के वो चूज़ करते हैं क्योंकि उनसे उनके ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं 2024 के लिए और 2025 के लिए, हम पहले ये थोड़े से ये फैक्टर देख लेते हैं जो हमें अलाउ करेगा एनालाइज करने का म्यूचुअल फंड्स खुद पे, ताकि आप खुद सिलेक्ट कर पाएँ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं आपके लिए। तो पहला फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। अब इमेजिन करो आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती है, तो वो कुछ काम करती है तो आप उसे महीने की पगार भी देते हो। उसी तरीके से एक्सपेंस रेशियो पगार होती है फंड मैनेजर के लिए जो आपका फंड मैनेज करता है। जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा आपका फंड का, उतना ज़्यादा आपके जो रिटर्न बनते हैं उनमें से पैसे कट जाएंगे। आइडियली 0.5% से 1% तक बीच में अगर होगा तो फंड का एक्सपेंस रेशियो अच्छा मानते हैं। दूसरा इंडिकेटर हुआ पास्ट परफॉर्मेंस। तो जैसे आपके स्कूल में कोई बच्चा होता है जो बहुत पढ़ाकू होता है, तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं। उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बहुत कंसिस्टेंट है अपने स्कोर को अच्छा रखने में। उसी का सेम लॉजिक म्यूचुअल फंड्स में लग जाता है। एक फंड की पिछले 5-10 साल की परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी है ताकि हम समझें कि वो टफ मार्केट
जब मार्केट गिर रही थी और बूमिंग मार्केट में कैसा परफॉर्म किया उसने। देखो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी कभी नहीं होती, लेकिन एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट हुआ रिस्क या फिर वॉलेटिलिटी। रिस्क मतलब कितना ऊपर नीचे फंड का प्राइस होता रहता है। जैसे रोलर कोस्टर ऊपर नीचे होता है, वैसे ही डिपेंडिंग कि फंड कितना रिस्की है वो उतना ही ऊपर उतना ही नीचे जाता है। फोर्थ पॉइंट हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। अब इमेजिन करो कि आप कोई स्कूल चुन रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो आप देखने आते हो कि स्कूल का साइज़ क्या है, उस स्कूल में फैसिलिटीज़ क्या है, राइट। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा AUM होता है उतना ही इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस फंड में होता है। बेसिकली जो ओवरऑल पैसा एक फंड के अंडर मैनेज हो रहा होता है वो AUM कहलाता है, और जितना ज़्यादा AUM होगा उतना ज़्यादा पब्लिक का कॉन्फिडेंस उसमें दिखेगा। फिफ्थ पॉइंट है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इमेजिन करो आपके ग्रुप में एक बंदा होगा जिसका मन हमेशा चेंज होता रहता होगा, वो कभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाता होगा, वो बार बार अपने प्लान चेंज करता होगा। उसी तरीके से पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है कि आप कितनी बार एसेट को चेंज कर रहे हो जो अंडरलाइन पड़ा है, कितना बेचना और खरीदना हो रहा है। अगर हाई टर्नओवर है मतलब ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है, जो कि कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है ओवरऑल। सिक्स फैक्टर है एग्जिट लोड। मान लो कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जाते हो, वो एंट्री फीस तो नहीं लेते, लेकिन एग्जिट करते हुए आपको पकड़ते हैं और बोलते हैं भाई पैसे निकालो। उसी तरीके से एग्जिट लोड भी म्यूचुअल फंड में होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जो कि 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, वो हर म्यूचुअल फंड के अलग होता है, एग्जिट लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये थे मेन फैक्टर्स जो आपको अलाउ करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को चेक करने के लिए कि वो अच्छा है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है मेरे पिक्स में। अब देखो ये मेरे सजेशंस हैं जो कि मैंने अपने खुद पैरामीटर्स के हिसाब से चेक करके निकाले हैं। आप अपने डिसीजन खुद लेना, अपनी रिसर्च खुद करना, तभी आप इन्वेस्टर बन पाओगे स्मार्ट वाले। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेरे कौन कौन से पिक्स मैंने कर रखे हैं। तो लार्ज कैप में अपना है निपुण। तो लार्ज कैप पे अपना बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है अपना निपुण लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पे आप इसे एनालाइज कर सकते हो, उसका एक्सपेंस रेशियो, इसका फंड साइज, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका ओवरऑल ये अभी तक बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है, आपको सारी इसकी डिटेल चेक कर लेना। यहाँ पे सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग है ICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसका भी यहाँ पे आप मनी कंट्रोल पर आराम से चेक कर सकते हो। इसकी भी फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बहुत अच्छा है, और इनके रिटर्न सबसे ज़्यादा हाई रहे हैं अपने लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर के फ्रेम में, तभी ये बेस्ट में आए हैं। अब मिड कैप की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग अभी जो मिड कैप चल रहा है वो है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये देख लो, इसकी भी फंड साइज और एक्सपेंस रेशियो आप एक बार चेक कर लेना। देखो मैंने ये वेट कर रखे हैं, लेकिन आपको अपने रिसर्च करनी है। दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है ITI मिड कैप फंड, क्योंकि बहुत सही ग्रोथ रिटर्न दे रहा है, और इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि मिड कैप है। अपना ITI स्मॉल कैप फंड, जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड अभी तक निकल के आ रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो देखो आप कितना कम है, 0.29%, और उसका ग्रोथ जो एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है वो सबसे ज़्यादा है अभी तक। अब लास्ट तो डिस्कस कर लेते हैं जो कि हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो पहला है अपना बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें आप खोल के आप मनी कंट्रोल पर आप चेक कर सकते हो इसके ग्रोथ रेट। और दूसरा है अपना JM फ्लेक्सी फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड। तो ये तो हो गए अपने सारे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, लेकिन अब हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करनी है ताकि हमें पता चल सके कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे आगे जब इन्वेस्ट करने को जाएंगे।
तो देखो, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है तो आपको लार्ज कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी देते हैं और मार्केट डाउन ट्रेंड में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस है तो आप एक मिक्स ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप ले सकते हो। लार्ज कैप से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और मिड कैप से ग्रोथ पोटेंशियल बना रहेगा आपका। और अगर आप तीसरे टाइप के इन्वेस्टर हो जो कि बहुत रिस्क खेलना चाहता है, तो आप स्मॉल कैप फंड्स को डायरेक्टली ले सकते हो या फिर उसे मिक्स कर सकते हो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप के साथ। तो आपको मैक्सिमाइज्ड ग्रोथ रेट मिलेगी, बट रिस्क भी देखो उतना ही ज़्यादा है, तो अपने रिसर्च पहले कर लेना अच्छे से। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो आप में से और मैं मेरे ऐसे लोग और आप जैसे लोग मोस्टली करते ही हैं। पहला है टाइमिंग द मार्केट। देखो, हम में से कोई भी इतना 30 मार खान नहीं है कि वो मार्केट को टाइम कर सके, उसके बॉटम्स को बना सके कि कहाँ बनेगा वो, उसकी सीलिंग्स को बना सके, कहीं नहीं होता ऐसा। तो प्लीज़ में टाइम वेस्ट ना करो, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आप डेवलप करो। इन सारी चीज़ों में पढ़ोगे तो आप किसी न किसी दिन पैसे डुबा ही दोगे अपने। दूसरा है फीस को इग्नोर कर देना। जैसे हमने एक्सपेंस रेशियो की बात करी, किसी भी तरीके की फ़ीस जो म्यूचुअल फंड में होती है उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन दो फ़र्क बहुत कम लगता है देखने में, लेकिन ओवर टाइम 20 साल बाद जब वो चीज़ कंपाउंड होती है तब आपके पैसे कटेंगे तो आपको बहुत चुभेगा। तीसरा है डिसीजन लेना इन्वेस्टिंग के फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, कि भाई सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, वही रहना जाऊँ। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। इम्पल्सिव बाइंग कभी नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि यार मैं इम्पल्सिवली बाय कर रहा हूँ, इमोशन में आके बाय कर रहा हूँ, या मेरे पास एक लॉजिकल रीजनिंग है बिहाइंड वाई एम आई बाइंग दिस म्यूचुअल फंड, वाई एम आई बाइंग दिस एसेट क्लास। और आपको सोना चाहिए, एक रात एटलीस्ट सोना चाहिए उस डिसीजन को लेके, और फिर नेक्स्ट सुबह आपको आगे बढ़ना चाहिए। इम्पल्सिवली कभी मत करना कुछ। चलो, अब बहुत आगे तक जान लिया हमने, फंड्स भी देख लिए, एनालाइज भी कर लिया और पता चलेगा कैसे करते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। ऐसी टिप्स जो कि आज से ही आप अगर लगाओगे तो आपकी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो यार देखो, इन्फॉर्म्ड रहना शुरू करो। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, तो उससे क्या असर पड़ सकता है हमारे स्टॉक मार्केट में, अभी क्या असर पड़ रहा है, प्राइसेस पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्मार्टली। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरे दिन न्यूज़ देखनी चाहिए आपको, बिकॉज वो हेल्दी नहीं होगा, बट आपको एक ओवरऑल वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बना के रखना चाहिए। दूसरा है अपने गोल्स को आपको क्लियरली लिखना चाहिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को, कि आप किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, क्योंकि हर गोल की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। इसलिए जब आप अपने गोल्स को प्रॉपरली कागज़ पर लिख लोगे तो आपको स्ट्रैटेजी भी बनाने का रास्ता वहीं से दिखने लगेगा। तीसरा है अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करते रहें। हर 4 से 6 महीने में आपको देखो अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। ये कुछ लोगों को कम लग सकता है, कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इतना तो यार देखो करते रहना चाहिए आपको। जिस एक्सपेक्टेशन से आप कोई फंड खरीदते हो या फिर कोई स्टॉक खरीदते हो वो मीट कर रहा है क्या, एटलीस्ट वो तो देखना चाहिए ना आपको। एक बार इन्वेस्ट करके ऐसे पासवर्ड नहीं भूलना आपको अपने डीमैट्स का या किसी भी चीज़ का। फाइनल है कि अगर आपको सच में कहीं फंस रहे हो, आपको एक्चुअल में कहीं हेल्प चाहिए, तो आप कतराओ मत, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुला सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। लेकिन देखो सच यही है कि उनको भी ऐसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता। देखो कोई भी टाइम नहीं कर सकता मार्केट को, कोई बता नहीं सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट उन लोगों को पेपर वर्क के बारे में, लीगैलिटीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होता है, तो वो आपको वहाँ हेल्प कर सकते हैं, आपका टाइम वहाँ बचा सकते हैं। अब देखो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। यूएस इलेक्शंस का असर क्या हो रहा है हमारी मार्केट पे और क्या पड़ सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो 2025 के लिए हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। देखो चाहे ट्रम्प जीते या कमला हैरिस जीते, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट तो बदलेगा ही, और उसकी वो चीज़ हमारे मार्केट कंडीशन में भी रिफ्लेक्ट होगी। अब इन दोनों में टक्कर इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि जीतने वाला कौन है। बहुत क्लोज कॉल आ रही है।
उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। ऑलरेडी निफ्टी विफ्टी सब गिर रहे हैं और हो सकता है आगे और गिर जाएं, पर हम कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकली भी बता नहीं सकते। लेकिन हम जो चीज़ समझ सकते हैं वो की है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, कोई प्रेसिडेंट बदलता है, तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन, इतना ज़्यादा मार्केट में चेंजेस क्यों आते हैं। देखो, मेरा गोल सिर्फ आपको न्यूज़ देना नहीं है, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, वो आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के भी ले सकते हो। मेरा गोल है आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाना, ताकि हम लोग अपने बेस्ट डिसीजन ले पाएँ और फाइनेंशियली फ्री बन सकें। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। यूएसए दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का असर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। अब अगर यूएस में रिसेशन या बूम आए तो इससे रिपेल इफेक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज पर तक भी आता है। अगर यूएसए में इन्फ्लेशन कंट्रोल है या इकोनॉमिक ग्रोथ है तो ग्लोबली इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट इंडियन ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे भी होता है। सेकेंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो। यूएस के इन्वेस्टर्स और कंपनीज इंडिया में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर यूएस नई पॉलिसीज़ लाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स इनकरेज होती हैं या डिस्करेज होती हैं या कि बढ़ रही होती हैं या फिर घटेंगी, तो इंडिया में भी उसका इफेक्ट क्रिएट होगा। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर यूएस से पैसा फ्लो रुकता है, कम हो जाता है, तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और अगर फ्लो ज़्यादा होता है तो हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है। फिर आते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट पे। देखो, यूएस डॉलर दुनिया की प्राइमरी करेंसी है और इंडियन रुपी की कंपैरिजन में इसका रेट काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग या वीक होता है तो इंडियन रुपी भी उसके साथ फ्लक्चुएट करता है। इसका असर कहाँ पड़ता है अगर आप पूछो तो डॉलर के साथ या वीक होने से इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट पे असर पड़ता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है और हमारे एक्सपोर्ट्स भी उसके हिसाब से इम्पैक्ट हो सकते हैं। फाइनली ऑयल की प्राइस पे बात करते हैं, जो कि बदलेगा ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑयल ऐसे बड़े इवेंट्स में, ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स में ऑयल के प्राइस फ्लक्चुएट होते ही। यूएस की फॉरेन पॉलिसीज और रिलेशन का असर डायरेक्टली ऑयल प्राइस पे भी पड़ता है। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसीज और रिलेशंस का असर डायरेक्टली ऑयल प्राइस पे भी पड़ता है। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने या घटने से डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पे पड़ता है असर। अब क्या इम्पैक्ट होता है? देखो, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जो सभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को भी इम्पैक्ट करती है और वो सब महंगे हो जाते हैं। तो सवाल ये कि अभी हमें करना क्या चाहिए? देखो, अभी रिटेल इन्वेस्टर फिर क्या करे? अभी वो बैठा रहे, सोचे क्या करे वो? मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपको इन जनरल हेल्प करेगी। पहली है कि अपना पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म रखो। देखो, यूएस इलेक्शन है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देगा ज़रूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग होराइजन करोगे तो आपको पैनिक से बचाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी देगा। दूसरा है कि डाइवर्सिफिकेशन करके रखो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। ये आपके रिस्क को कम करेगा और एक एसेट के अंडर परफॉर्म करने पर आपके पोर्टफोलियो स्टिल स्टेबल रहेगा। और फाइनली है कि भाई एसआईपी करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करो। अगर किसी को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, डीसीए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हर महीने आप रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जिसको हम एसआईपी भी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चाहे मार्केट ऊपर हो या चाहे मार्केट नीचे हो, आपका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली लगता रहता है। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि इससे आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलती है और आपका एवरेज बाय प्राइस भी कंट्रोल में रहता है। फाइनल दोस्तों, ये याद रखना कि यूएस इलेक्शंस का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में ज़रूर होता है, लेकिन आपके फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। अगर आपको सीरियस पैसा बनाना है और अमीर बनना है तो डाइवर्सिफाई करें और एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट की तरह सोचें, ना कि किसी पप्पू की तरह। तो
तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखा हो आपने और आपके फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करेगा। मैं जल्दी एक नया वीडियो लेके फिर से वापस आऊँगा। टिल देन स्मार्ट डिसीजन लेते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। थैंक यू सो मच।